Hello guys, welcome to UPSC Unattempted. So today is day 17 of Unstoppable 75 and yesterday was our answer writing session on these two topics. In that session, 7 questions were asked, 4 short and 3 long. In these 7 questions, 6 questions were such with which I was very familiar, but one question came as a surprise. But in reality it was not a surprise. Actually, I missed it while making the notes, and that was Lokpal. I should have prepared the notes on this because it's an important topic. But anyways, I managed this body with my generic framework. एंड कल मैंने आपको बोला भी था कि आज मैं वो जेनरिक फ्रेमवर्क आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एंड देखो कल वो मेरे काम भी आ गया. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड इन दोनों टॉपिक के साथ हमारा पॉलिटी का सेक्शन ख़त्म हो गया है. आज से गवर्नेंस चालू होगा एंड उसके टॉपिक्स हमें मिल गए हैं. आज का टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. एंड उसी टॉपिक में सेकेंड डायमेंशन था डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGOs, SHGs, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर. इसमें कुछ टॉपिक्स तो हमारे ओवरलैपिंग है जो हमने पॉलिटी में पढ़ा है, जो प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी आपको NGOs, SHG वगैरह पढ़ना था, एंड इसमें भी पढ़ना है. तो मैं दोनों के नोट्स कंबाइन ही बनाऊंगा. एंड आज सुबह से मैंने इस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया था, मैंने नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया. लेट्स सी कल आंसर राइटिंग से पहले तक कितना हो पाता है. एंड आई विल ट्राई कि आंसर राइटिंग करने से पहले जितना हो पाए मैं उसको अच्छे से रिवाइज करके जाऊँ. नाउ लेट्स go to discuss our universal template. But before that, guys, I think मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट अ टीचर और अ मेंटर. आई एम just another aspirant who is learning through this journey, through their teachers and through the seniors. So whatever I share, just take it as a form of knowledge sharing from one aspirant to another. So let's start. So this is the universal template that I was talking about. This you can use to answer any constitutional, statutory or regulatory bodies. So first of all, आप इसको यूज़ करके सारे आंसर्स कर सकते हो, बस कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफिक याद करनी पड़ेंगी, और वो है किसी बॉडीज़ का अपॉइंटमेंट प्रोसेस, फिर उसके फंक्शंस, कोई स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है, एंड उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग. एंड अगर किसी कमिटी ने उसको रिकमेंड किया है तो, या उससे रिलेटेड कोई रिफॉर्म रिकमेंड किया है तो वो आप याद कर लेना हर बॉडीज़ के लिए. उसके अलावा बाकी जितने भी सारे डायमेंशन मेन से पूछे जाते हैं वो आप इस जेनरिक फ्रेमवर्क से कवर कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, चाहे कोई भी बॉडीज़ आपसे पूछा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल हो या स्टैट्यूटरी, आप ये इंट्रोडक्शन आप उसमें यूज़ कर सकते हो. जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा तो आप लिख सकते हो एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंदर आर्टिकल, जिस आर्टिकल में वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो बॉडी. अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आप इसको स्किप करके आप लिख सकते हो एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर द दिस एक्ट, क्योंकि अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी न किसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ होगा,
तो आप उस एक्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एंड उसके आगे ये चीज़ें कॉमन रहेंगी। आप किसी भी बॉडी के लिए लिखोगे तो सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता है। सेकंड थिंग, आप उसके डेमोक्रेटिक रोल, जिस पर्पज़ से वो बनाया गया है वो बॉडी, वो रोल भी आप मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत ही जेनरिक रोल्स हैं जो किसी भी बॉडी के लिए आप लिखोगे तो वो सही होगा। अब जैसे रूल ऑफ लॉ है तो हर बॉडी का पर्पज़ तो होगा ना कि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करे। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना उसका पर्पज़ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना उसका पर्पज़ होगा। तो आप इसको थ्रू आउट द डिफरेंट बॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो पूछी जाती है मेंस में वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में भी ये कुछ 12-13 पॉइंट्स हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो हर बॉडीज़ के लिए कम से कम आपको इसमें से 5, 6, 7 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो उस पर फिट बैठे। अब जैसे देखो, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है सिग्निफिकेंस। अब ये आप ईसीआई के लिए लिख सकते हो, कैग के लिए भी लिख सकते हो और भी बॉडीज़ के लिए आप लिख सकते हो। रूल ऑफ लॉ गार्जियन, तो ये तो आप थ्रू आउट द बॉडीज लिख सकते हो। किसी के लिए आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा कि रूल ऑफ लॉ तो अपहोल्ड करना ही है ना हर बॉडीज़ को, चाहे वो लोकपाल हो या एनएचआरसी हो, चाहे कैग ही क्यों ना हो, रूल ऑफ लॉ तो अपहोल्ड करेगा ही। फिर डेमोक्रेटिक डीपनिंग, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन बनते हैं उनका कहीं ना कहीं पर्पज़ यही तो होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज़ मेंशन्ड है, जो डीपीएससी में वैल्यूज़ मेंशन्ड है, उसको अपहोल्ड करना, उसको ग्राउंड पे रियलिटी में उतारना। तो आप ये भी लिखोगे तो भी सही होगा। उसी तरीके से इसमें कुछ 12-13 पॉइंट है, आप इसको थ्रू आउट द बॉडीज़ यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स को लिखने के लिए। ये सिग्निफिकेंस के लिए हो गया। सेकंड, अगला है फिर चैलेंज। चैलेंज के लिए आप ये कुछ 12-13-14 पॉइंट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। अब जैसे पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट्स है यहाँ पे, तो जहाँ भी आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट का रोल होता है अपॉइंटमेंट करने में, वहाँ हमेशा ये न्यूट्रलिटी या फिर बायसनेस का इशू रेज होता रहता है कि इस अपॉइंटमेंट में बायसनेस हुई, इस अपॉइंटमेंट में फेवरेटिज्म हुआ। तो ये जो पॉइंट है वो आप थ्रू आउट द बॉडी यूज़ कर, जैसे आप इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट में आप जाओगे तो वहाँ पे इशू आता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट था। अभी तो खैर थोड़ा रिफॉर्म हुआ है, बट और भी जो बॉडीज़ हैं जहाँ अभी भी एक एग्जीक्यूटिव का मेजर रोल है अपॉइंटमेंट में, वहाँ अक्सर ये इशू रेज किया जाता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट अपने लोगों को बैठाती है जो उनकी बात माने और उनके हिसाब से काम करे। फिर अब जैसे बजटरी डिपेंडेंस हो गया, अब जो भी बॉडी बजट के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने का ट्राई करेगी, उसको अपने डिसीजंस बनवाने का ट्राई करेगी। तो ये एक इशू है जहाँ जहाँ भी एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है सैलरी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटीज एग्जीक्यूटिव थ्रू आते हैं, तो वहाँ पर उनका इंटरफेरेंस होने का चांस रहता है। उस तरह से इसमें बाकी सारे चैलेंजेस हैं जो आप पढ़ सकते हो। अब अगर आपने चैलेंज पढ़ लिया तो इस चैलेंज से ही आप ना इसके इम्प्लीकेशंस, मतलब उस चैलेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है एंड उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, आप इसके थ्रू ही आप जनरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इम्प्लीकेशंस हैं, तो आप देखो यहाँ पे जो चैलेंज था पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट्स, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और ये जो चैलेंजेस हैं ना, इसके इम्प्लीकेशंस तो आप सिर्फ इन बॉडीज़ के लिए नहीं, कहीं भी आप GS2 में यूज़ कर सकते हो कि अगर कहीं पे भी किसी भी वजह से अगर कहीं पॉलिटिसाइज अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उससे उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका ये होगा डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग होगी। फिर क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट में डेफिसिट आएगा, रूल ऑफ लॉ का इरोजन होगा। अगर एकदम डायरेक्ट कोई पॉइंट लिखना है तो राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव हेजेमनी लिख सकते हैं या फिर राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच लिख सकते हैं। फिर अगर इसी से हमें वे फॉरवर्ड लिखना रहा तो अगर वहाँ पे पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट है तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी हो। तो आप वे फॉरवर्ड में कहीं पे आप लिख सकते हो एक पॉइंट कि इसका इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए। फिर वहाँ पे जो बजटरी डिपेंडेंस वाला पॉइंट था उसके लिए आप लिख सकते हो कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, CA5 पे वो चार्ज होना चाहिए उस एक्सपेंडिचर जो है।
तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट द बॉडीज़। आप चाहे कोई भी बॉडीज़ उठाओगे ना, इन सारे सेक्शंस में 4-5 पॉइंट आपको मिल जाएँगे जो उस पर्टिकुलर बॉडीज़ पे फिट हो जाएँगे। बट बात ये है कि ये जेनेरिक फ्रेमवर्क तो हर कोई लिख सकता है, हर कोई लिखेगा ना, तो हाउ विल यू मेक इट डिफरेंट, ताकि आपको दूसरों से एज मिल सके। तो इसके लिए आपको हर पॉइंट के साथ एक एग्जांपल या उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि हमेशा करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ पेपर्स में जो इवेंट्स या इशू आ रहे हैं उससे अवेयर रहें, ताकि उसको आप एज एन एग्जांपल इन पॉइंट्स के नीचे लिख सकें एंड आपका आंसर फिर सेम आंसर दूसरों से अलग हो जाए एंड आपको उस पर थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो हमारा केस था, कुलदीप सिंह केस, जो चंडीगढ़ में मेयरल इलेक्शन हुआ था, उसमें ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के न्यूट्रलिटी पे इशू आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कैंसिल करके कुलदीप सिंह को विनर डिक्लेयर किया था। तो ये सारे केस जो है ना, आप एज एन एग्जांपल इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, जिसमें जैसे इसमें ये एग्जांपल आप इलेक्शन कमीशन के आंसर में यूज़ कर सकते हो। ये सेम एग्जांपल आप सुप्रीम कोर्ट कैसे इलेक्शंस को फेयर एंड फाइन बनाने के लिए रोल प्ले करते हो उसमें लिख सकते हो। आप जुडिशियल रिव्यू वाले क्वेश्चंस में ही इन एग्जांपल्स को लिख सकते हो। सेम एग्जांपल आप मल्टीपल टॉपिक्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे आप टॉपिक्स एग्जांपल्स क्लिक कर लेना एंड अपने आंसर्स को यूनिक बनाने के लिए यूज़ करना। फिर लास्ट में कुछ फ्रेजेस मैंने लिखे हैं कंक्लूजन के लिए, बट ये एग्जॉस्टिव फ्रेज नहीं, आप बहुत सारे ऐसे फ्रेज यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट एग्जांपल है कि आप इस टाइप के फ्रेजेस कंक्लूजन के लिए यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स को कंक्लूड करने के लिए। ये बेसिकली फ्रेजेस स्कीम्स या फिर जो न्यूज़पेपर होते हैं या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री वो जो अपने भाषण देते हैं उनमें से पिक की जाती हैं। तो इसके अलावा आप ना जो वे फॉरवर्ड है, इनके पॉइंट्स भी आप कंक्लूड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है वे फॉरवर्ड को यूज़ करना, क्योंकि ये आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग लगता है, आपके आंसर्स को बना देता है। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।